हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम। स्टूडेंट कक्षा 10 विज्ञान का ये हमारा तीसरा अध्याय है, धातु एवं अधातु। अभी तक आप लोगों ने अध्याय 1 और 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वो वीडियो जा करके अवश्य देख लीजिए, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अध्याय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। स्टूडेंट अध्याय शुरू करने से पहले हम आप सभी को एक ज़रूरी बात बता दें कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नोट्स बेहतरीन ढंग से ज़रूर बनाएं स्टूडेंट, क्योंकि अगर आप सभी को एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी करना है तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नोट्स यदि आप बना लेते हैं तो अगर कभी भी कोई भी टॉपिक भूलते हैं तो उसको ज़रूर पलट के देख सकते हैं, आप वीडियो देख करके कब तक याद रख सकते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नोट्स आप ज़रूर बनाते चलें। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट हमारा धातु एवं अधातु चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहले हम धातु एवं अधातु के बारे में ही पढ़ेंगे स्टूडेंट। ए टू जेड पूरा हर एक टॉपिक स्टूडेंट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग, सारी चीज़ पर डिस्कस करेंगे, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहला टॉपिक हमारा धातु है। तो धातु का मतलब होता है कि स्टूडेंट जिन वस्तुओं में, जिन पदार्थों में, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। यानी कि ऐसे तत्व वह सभी, या फिर वह सभी तत्व जिनमें स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या पाए जाते हैं तथा वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज हमको नहीं लगाना था बट लेकिन हम एक समझने के लिए लगा दिए हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, अब इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए केवल 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक, यानी उसका अष्टक बराबर होना चाहिए। अष्टक को पूरा करने के लिए उसको 10 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे 11 है, एक प्रकार से विषम है, तो विषम हमको नहीं चाहिए, हमको सम चाहिए। यानी जब उसका अष्टक पूरा होगा तो सम संख्या में उसका अष्टक पूरा होता है। तो यानी इसका मतलब इसको जो है, जब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, और ये जिसको अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा उसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। तो यानी कि इसका मतलब कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बना लेता है वो सभी तत्व क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। जैसे एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? एल्युमिनियम का कितना होता है दोस्तों? एल्युमिनियम का 13 होता है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। अब देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसके पास जो है 3 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ये किसी 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके यानी त्याग करके ये स्वयं क्या बना लेगा? धनायन बना लेगा। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आपके पास पैसा अधिक है तभी आप किसी को उधार दे सकते हो, तो यदि आप उधार दे रहे हैं तब भी आप धनवान माने जाएंगे, और लेने वाला क्या माना जाएगा? कर्जदार माना जाएगा। तो उसी प्रकार होता है स्टूडेंट। तो इसका मतलब जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना चार्ज इस पर आ जाएगा, उतना आवेश इस पर आ जाएगा। तो यही मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वह सभी क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। तो सिंपल परिभाषा है स्टूडेंट, आप एक बार फिर से देखेंगे, वह सभी तत्व जिनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल नोट करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एग्जाम्पल को ज़रूर नोट कर लेना। आइए अब हम स्टूडेंट परिभाषा के बाद इसके भौतिक गुण जानते हैं, क्योंकि ये नियम होता है, ऐसे ही पढ़ा ही जाता है। पहले परिभाषा, फिर भौतिक गुण, रासायनिक गुण, लास्ट में उपयोग होता है। तो स्टूडेंट पहले हम भौतिक गुण में पहले हम अवस्था जानेंगे कि धातुओं की अवस्था कैसी होती है। तो स्टूडेंट अगर इसके अवस्था की बात करें तो सभी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ धातुएं ऐसे भी हैं, कुछ में से जो है, मान लीजिए पारा जो है, पारा जिसका प्रतीक Hg होता है, तो ये अपवाद होता है, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि ये है क्या है? ये धातु है, ठीक है। तो इसकी अवस्था की बात करेंगे हम लोग। तो अवस्था में ये स्टूडेंट क्या होते हैं? ठोस होते हैं। तो धातुएं साधारण ताप पर प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन पारा जो Hg है, अभी मैंने बताया ना कि ये अपवाद है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग ज्वर, थर्मामीटर तथा अमलगम मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। ये Hg जो है स्टूडेंट, ये धातु है, लेकिन ये अपवाद में पाया जाता है, यानी कि ये धातु होते हुए भी स्टूडेंट क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। जबकि हम जानते हैं कि सभी धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं, लेकिन ये अपवाद है, ये धातु होते हुए भी क्या किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में होता है। और इसका उपयोग जो होता है स्टूडेंट, जो है ये जिससे बुखार मापा जाता है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक थर्मामीटर आपके शरीर में टच करता होगा, तो उसमें ये द्रव भरा होता है, जो है पारा जो है उसमें भरा होता है। और उसके साथ साथ इसका उपयोग अमलगम मिश्र धातु बनाने में भी किया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है।
ध्यान रखना आप सभी लोग। उसके बाद स्टूडेंट अब हम अगला टॉपिक जानेंगे, धात्विक चमक। धातुओं में धात्विक चमक होता है, ये चीज़ आपको पता है। अगर वो धात है तो उसमें थोड़ा बहुत चमक पाई जाती है, तो ध्यान से समझना आप सभी लोग। अधिकांश धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं में इस प्रकार की जो चमक होती है उसको धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट, धातु को वायुमंडल में खुला छोड़ देने पर धात्विक चमक मंद हो जाती है। यदि अगर आप धातुओं को वायु में यानी कि वातावरण में खुले पड़े रहने देते हैं, छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे उसकी चमक क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इस प्रकार आप लोगों ने धात्विक चमक भी जान लिया। अब उसके बाद स्टूडेंट अगली क्या गुण है, अगली क्या विशेषता है धातुओं में, अगला पॉइंट है स्टूडेंट चालकता। तो चालकता का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? चालकता का मतलब होता है कि जिसमें धारा प्रवाह हो सकती है। तो बहुत से धातुओं में, कुछ धातुओं को छोड़ करके बहुत सी धातुओं में स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है ना। यानी कि उसको हम विद्युत का सुचालक कह सकते हैं, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, उसको क्या कहा जाता है, विद्युत का सुचालक कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर धातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होती हैं। चांदी ऊष्मा एवं विद्युत के सर्वोत्तम सुचालक हैं। ठीक है, चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया सुचालक माना जाता है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सबसे बढ़िया सुचालक धातु कौन सी है, तो वो है स्टूडेंट चांदी, क्योंकि चांदी में सबसे ज़्यादा धारा प्रवाहित हो सकती है। आइए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का स्टूडेंट कठोरता। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि धातुएं कठोर भी होती हैं, है ना। तो कुछ धातुएं कठोर भी होती हैं, कुछ धातुएं मुलायम भी होती हैं। लेकिन जो मुलायम होती हैं स्टूडेंट, वो अपवाद के अंतर्गत मानी जाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर धातुएं कठोर होती हैं। इसलिए जो एक आध आती हैं वो मुलायम मानी जाती हैं, तो मुलायम वाले जो हैं अपवाद माने जाते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं। अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम अपवाद है, क्योंकि ये धातुएं मुलायम होती हैं। ठीक, तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, सोडियम और पोटेशियम केवल मुलायम हैं, बाकी और अधिकांश धातुएं, ज़्यादातर धातुएं कठोर अवस्था में होती हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक है धात्विक ध्वनि। आप लोग जानते हैं कि धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर उनको किसी वस्तु से टकरा दिया जाए तो एक प्रकार की आवाज़ निकलती है, जिसको धात्विक ध्वनि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, धातुओं में इस प्रकार की ध्वनि को धात्विक ध्वनि कहते हैं। देखो स्टूडेंट, तो आप लोग इसमें लिखोगे क्या कि धातुओं को पीटने पर अथवा किसी से टकराने पर विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट इसका अगला गुण है, भौतिक गुण का अगला पॉइंट है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है स्टूडेंट कि इसको हम चादर के जैसा पीट करके बढ़ा सकते हैं, है ना। यानी जिन धातुओं को हम पीट करके हथौड़े से पतली चादर के जैसा बना सकते हैं, पत्थर के जैसा, यानी जैसे हल्की पतली परत देखते होंगे ना, लोहे की पतली परत, तो अगर हम किसी भी धातु को अगर पीट करके बढ़ा करके उस रूप में ढाल सकते हैं, तो धातुओं में इस प्रकार की गुण को आघात वर्धनीयता कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप लोग लिखोगे क्या कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसके बारे में लिखना है। स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक है तन्यता। ठीक है, तो अब हम लोग तन्यता के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, तन्यता के बारे में आप लोग क्या बताओगे कि धातुओं को खींचकर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, तन्यता का मतलब होता है कि उनको हम तार की जैसा खींच करके बढ़ा सकते हैं। जैसे ये ही मान लिया जाए कि स्टूडेंट ये आपकी धातु है, कलम को मान लीजिए एक प्रकार की क्या है, धातु, तो इसको हम खींच करके जितना बढ़ा सकते हैं, तो इसमें इसको खींच कर बढ़ाने की इसमें जो खासियत होती है, जो गुण होती है, इसी को तन्यता कहा जाता है। ठीक है, तो देखो आप इसमें लिखोगे क्या कि धातुओं को खींचकर लंबे तार में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं में इस प्रकार के गुण को तन्यता कहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट आपको तन्यता में लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट इसका जो है लास्ट पॉइंट है चुंबकीय गुण। भौतिक गुण का लास्ट पॉइंट है चुंबकीय गुण। आप लोग जानते हैं कि कुछ धातुएं चुंबक की तरफ क्या होती हैं, आकर्षित होती हैं, है ना। जैसे लोहा हो गया, चांदी भी हल्का फुल्का जो है आकर्षित होता है, और भी काफ़ी धातुएं क्या होती हैं, चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं। तो चुंबक में इस प्रकार की जो गुण होती है उसको चुंबकीय गुण कहा जाता है। तो देखो आप लोग इसमें क्या लिखोगे कि कुछ धातुएं चुंबक द्वारा आकर्षित होती हैं, जिन्हें लौह चुंबकीय कहते हैं, जैसे आयरन, निकिल, कोबाल्ट इत्यादि हो गया। ठीक, अब एक बार नोट थोड़ा ध्यान देना आप लोग, कुछ वस्तुएं हैं कि जो चुंबक की तरफ नहीं भी आकर्षित होती हैं। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे कि कुछ धातुएं चुंबक द्वारा बहुत कम आकर्षित होती हैं, जिन्हें प्रतिचुंबकीय कहते हैं, जैसे कापर, जिंक, एंटीमनी, बिस्मथ इत्यादि। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये इत्यादि पदार्थ जो है ये चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होती हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने पूरा सीख लिया कि धातुओं में किस किस प्रकार के भौतिक गुण पाए जाते हैं। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे कि रासायनिक गुण
जो है धातुओं में किस किस प्रकार की रासायनिक गुण होती हैं, यानी कि ये जो है किस किस पदार्थों से क्रिया करके क्या क्या बनाती हैं। तो स्टूडेंट आइए अब हम लोग पहले ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देखेंगे। किसी भी धातु की क्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं। तो स्टूडेंट धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं, क्षारीय ऑक्साइड या धात्विय ऑक्साइड बनाती हैं। तो आपको इसमें भाषा लिखना है और यहाँ पर रिएक्शन लिखना है। तो आप लोग लिखोगे क्या कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धात्विय क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, अब सोडियम आपका एक धातु है, अगर हम इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं, यानी कि इसको मिला करके इसमें गर्म कर देते हैं, तो Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड बना लेता है इस प्रकार से। अगर हम इसी प्रकार मैग्नीशियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन से कर देते हैं तो ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है। इसी प्रकार अगर कैल्शियम धातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर दिया जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, इसी प्रकार अगर कॉपर की कर दिया जाए तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, क्यूपरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट कि ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं क्या बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, धात्विय ऑक्साइड बनाती हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे रासायनिक गुण का दूसरा पॉइंट, जल से अभिक्रिया। अगर धातुओं की क्रिया जल से किया जाए तो क्या बनाते हैं। तो स्टूडेंट ये हाइड्रा ऑक्साइड बनाती हैं। तो ध्यान रखना कि धातुएं जो हैं जल के साथ पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, हाइड्रा ऑक्साइड बनाती हैं। तो देखो आप लोग इसमें लिखोगे क्या कि साधारण ताप पर कुछ धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रा ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। स्टूडेंट इस प्रकार से आप रिएक्शन देखेंगे। देखो ये आपका सोडियम धातु, अगर हम इसकी क्रिया जल के साथ करा देते हैं तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन निकलता है, दोनों सोडियम के साथ क्रिया करके जो है ये सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बना लेता है, और यहाँ से इसमें 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार देख सकते हैं आप, हम किसी भी धातु की क्रिया अगर जल से कराते हैं तो हमें OH मतलब धातु के साथ OH जुड़ा होता है तो उसी को हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है। तो ये सब हाइड्रा ऑक्साइड बना रहे हैं। अब हम नाम बोल देते हैं, आप लोग लिख लेना। इसका नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड है, इसका नाम पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड है, और इसका नाम कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड है। इसका बाकी H2SO ये जल है आप जानते हैं, और ये सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, तो नाम मैं बोल देता हूँ। और ये H2 जो देख रहे हैं ये आपका हाइड्रोजन गैस है। ठीक, अच्छा अब स्टूडेंट यहाँ पर एक ज़रूरी बात भी आपको जानना है। ज़रूरी बात क्या जानना है कि कुछ धातुएं जल तथा कुछ धातुएं भाप से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी कि कुछ धातुएं जल से क्रिया करके तो जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, लेकिन कुछ धातुएं भाप से क्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया भाप से करवा देते हैं, यानी भाप का मतलब जल ही होता है, वाष्प ही होता है, तो यहाँ पे भी मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड बनता है, हाइड्रा ऑक्साइड यौगिक बनता है, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार अगर आयरन की भी कर दिया जाए तो यहाँ पर भी आपका हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आशा करते हैं आप सभी लोग पूरी रिएक्शन समझ रहे होंगे अच्छे से। अब स्टूडेंट हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग तन अम्लों से क्रिया करके देखेंगे, यानी अगर हम धातुओं की क्रिया तन अम्लों से करते हैं तो फिर क्या प्राप्त होता है। तो ध्यान से समझना आप सभी लोग। धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, यानी अगर हम अम्लों की क्रिया किसी भी धातु के साथ कराते हैं तो स्टूडेंट लवण प्राप्त होता है और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। अगर हम सोडियम की क्रिया HCl अम्ल से कर देते हैं तो यहाँ पर 2NaCl लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार अगर हम मैग्नीशियम की क्रिया H2SO4 के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर भी आपका मैग्नीशियम सल्फेट लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यानी कि इस अम्ल में से हाइड्रोजन गैस निकल जाता है और वो धातु जोड़ करके सल्फेट बना लेते हैं, यानी लवण बना लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर स्टूडेंट नाम लिख दिया गया है। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये आपका सोडियम क्लोराइड है, ये आपका मैग्नीशियम सल्फेट है। इसी प्रकार अगर हम किसी भी धातु की क्रिया अम्ल से कर देते हैं तो लवण हमें प्राप्त हो रहा है। इसका नाम जिंक क्लोराइड है, इसका नाम एल्युमिनियम क्लोराइड है, और बाकी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने रासायनिक गुण भी जान लिया है। अब उसके बाद हम लोग धातुओं के उपयोग देख लेते हैं कि धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट धातुओं का उपयोग बहुत ही जगहों पर होता है और बहुत सारी वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो आइए हम लोग इसको भी जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। नंबर 1, एल्युमिनियम, तांबा आदि का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है। जैसे एल्युमिनियम, तांबा ये भी एक धातु है और इन सारी धातुओं का प्रयोग विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाने में किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला है सोना, चांदी, ये भी आपका एक धातु है और इन सारी धातुओं का उपयोग मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है और गहने यानी कि आभूषण बनाने में किया जाता है। ठीक,
उसके बाद अगला पॉइंट है तांबा एल्युमिनियम, ये भी आपका एक धातु है स्टूडेंट। इसका उपयोग जो है बिजली के उपकरण, मशीनों के पुर्जे, बिजली के तार इत्यादि बनाने में किया जाता है। तो ये सारे स्टूडेंट आप सभी के धातुओं के उपयोग है। और उसके बाद पारा भी आपका धातु है, तो इसका उपयोग जो है स्टूडेंट अभी हमने जस्ट ही पहले बताया था कि इसका उपयोग डॉक्टर के थर्मामीटर में होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो एग्जाम में स्टूडेंट काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। जो है कहीं भी स्टूडेंट आप कोई भी टॉपिक छूट नहीं सकता है, आपसे पूरा का पूरा टॉपिक लिख कर आओगे। अब स्टूडेंट हम लोग का धातु वाला पूरा टॉपिक खत्म हो चुका है। यानी हम लोगों ने देखो धातुओं के बारे में क्या क्या सीखा। हमने धातुओं की परिभाषा सीखा, उसके बाद एग्जाम्पल सीखा, उसके बाद भौतिक गुण, रासायनिक गुण और लास्ट में उपयोग हमने सीख लिया। अब स्टूडेंट हम लोग अधातु के बारे में जानेंगे। अधातु के बारे में भी इसी प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जैसा कि धातु के बारे में पढ़े हैं, सेम का सेम ऐसे। तो देखना स्टूडेंट, अब आप लोग अधातु की परिभाषा देखिएगा। अधातु की परिभाषा में आप लोग क्या बताओगे। तो मैंने बताया था कि स्टूडेंट कि जो है धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं। अधातुएं क्या होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कर्जदार बनती हैं। और वो धातुएं क्या होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन दे करके धनवान बनते हैं। ठीक है, तो सेम यही चीज़ आपको समझना है कि जो पैसा किसी को उधार देता है वो धनवान बनता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा दे रहा है तो उसके पास पैसा वापस नहीं आया, आप पैसा आता है ना। यानी ऐसा थोड़ा नहीं कि अगर आपने किसी को कर्ज दे दिया तो वो आपका गया, मिलता है ना। तो उसी प्रकार से यानी कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तब भी आप धनवान माने जाएंगे। ठीक है, जैसे एक प्रकार से मान लिया जाए स्टूडेंट कि बैंक है ना, बैंक अगर पैसा दे रहा है तो यानी कि बैंक क्या माना जाएगा, बैंक धनवान माना जाएगा। लेकिन अगर जो लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं, जो लोन मान लीजिए उससे जो लोन निकाल रहे हैं, वो क्या माने जाएंगे, वो ऋणदार माने जाएंगे, कर्जदार माने जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे समझना है कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं वो क्या बोल जाते हैं, कर्जदार हो जाते हैं। और कर्जदार का मतलब वो माइनस में हो जाते हैं, ऋणायन में हो जाते हैं। ठीक है, ऋणायन बनाते हैं। तो बस इसी प्रकार से आपको समझना है। अब यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, जैसे मान लिया जाए कि एक प्रकार से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से समझना आप लोग। जैसे स्टूडेंट आपका NaCl यौगिक जो बन रहा है, देखो ध्यान से समझना आप सभी लोग। यहाँ पर NaCl, ये NaCl जो यौगिक आपका बना हुआ है, ये कैसे बना हुआ है, ये ऐसे तो बना नहीं है। इसमें एक सोडियम धनात्मक तत्व है, यानी कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और यहाँ पर क्लोरीन जो है Cl ऋणात्मक तत्व है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यानी कि जैसे अब इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको जब मिलेगा तभी तो ये आपस में साझा करेंगे, और जब आपस में साझा करेंगे तभी साझा करने के बाद ही एक यौगिक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो जैसे धनात्मक तत्व धातु, देखो धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देता है, और दोनों जब आपस में एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और देते हैं तो आपस में मिल करके वो साथ संयोजी यौगिक जो है, यानी ये कि जो यौगिक बना लेते हैं, साथ संयोजी यौगिक बना लेते हैं एक प्रकार से वो। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है इसका। तो अब देखो इसमें आप लिखोगे क्या, जैसे यहाँ पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण किया है, और इसी प्रकार ऑक्सीजन है, ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो इस पर 2- चार्ज आ जाता है ना। यानी जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपनी अष्टक को पूरा करने के लिए। जैसे क्लोरीन का देखो ध्यान से समझना, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जैसे सोडियम का आपने 11 समझा था, तो कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की आवश्यकता थी। तो यहाँ पर क्लोरीन जो है इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। अब देखो ये 17 ये विषम है, तो इसको सम करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। अब जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इस पर Cl- चार्ज आ जाएगा, और माइनस चार्ज आने के बाद इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो जब 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बाद, तो इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से पूरा प्रोसेस होता है। अब इसी प्रकार सल्फर का समझ लीजिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक, क्योंकि सल्फर का स्टूडेंट परमाणु क्रमांक 16 होता है, 18 अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। तो इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस पर 2- चार्ज आता है, यानी जो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना आवेश आ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा नोट पॉइंट ध्यान से समझना है, आप सभी को नोट बात ध्यान रखना है कि साधारण ताप पर ब्रोमीन अधातु द्रव है, यानी कि ब्रोमीन अधातु जो है वो साधारण ताप पर द्रव है। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व ऐसे हैं द्रव अवस्था में होते हैं। तो आपका एक ब्रोमीन है और एक Hg है, मरकरी है, ये दोनों तत्व स्टूडेंट जो है द्रव अवस्था में होते हैं। ठीक, ध्यान रखना आप सभी लोग, इसी प्रकार आपको बताना होगा। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं अधातुएं और
ये मतलब ये ब्रोमीन अधातु आपका द्रव है तथा शेष अधातुएं ठोस या गैस हैं। ग्रेफाइट एक अधातु जो विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। अब हम लोग अधातुओं के गुण जानते हैं, ठीक। जैसे उसमें धातुओं के गुण जाने थे, इसमें अधातुओं के गुण जानेंगे। तो देखना, ध्यान से समझना आप सभी लोग। कमरे के ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यानी कि कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर अधातुएं क्या होती हैं, ठोस, द्रव तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। यानी इनको जिस अवस्था में चाहें हम साधारण ताप पर उस अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस आदि सामान्य ताप पर ठोस हैं, ब्रोमीन द्रव है, जबकि ऑक्सीजन, क्लोरीन आदि गैसीय अवस्था में होते हैं। तो ध्यान रखना आप सभी लोग इन सारी बातों को। स्टूडेंट, इतना बेहतरीन टॉपिक, इतना बेहतरीन नोट्स आपको कोई नहीं समझाएगा। आप देखिए, हर एक टॉपिक ऐसा आपको लग रहा होगा कि सब चीज़ इजी है ना। कोई चीज़ अगर आप केवल एक बार वीडियो को ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक समझते हैं तो सारी टॉपिक आपको आसान लगेगा, कहीं भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा एक भी टॉपिक। बस केवल आपको एक बार ध्यान से वीडियो को देखना है और अच्छे से समझना है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, धात्विक चमक। देखो, जैसे उसमें बताया था कि धातुओं में एक प्रकार की चमक होती है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ धातुओं में चमक होती है। जैसे कौन कौन से में होता है, ग्रेफाइट तथा आयोडीन को छोड़कर अधातुओं में विशेष धात्विक चमक नहीं होती है। यानी सिर्फ दो अधातुएं हैं, ग्रेफाइट और आयोडीन, इसी में केवल थोड़ा बहुत चमक होती है और बाकी किसी भी अधातु में चमक नहीं होता है। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक है भंगुरता। यानी अधातुएं क्या होती है, भंगुरता का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इसी गुण को भंगुरता कहा जाता है। ठीक है, देखना आप लोग लिखोगे कि अधातुएं हथौड़े से पीटने पर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, अधातु में यह गुण भंगुरता कहलाता है। उसके बाद अगला स्टूडेंट पॉइंट है चालकता। ठीक है, तो चालकता भी जान लेते हैं हम सभी लोग। देखो, चालकता का मतलब क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो स्टूडेंट चालकता होंगे, नहीं पाए जाएंगे तो कुचालक होंगे। तो इसमें देखो, अधातुएं उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इनमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। नोट बात है, कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट है, अपवाद है, जो कि विद्युत का सुचालक होता है। यानी कि कार्बन का अपर रूप जो ग्रेफाइट है यह धातु में आता है, लेकिन अधातु के अंतर्गत ये अपवाद है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें धारा प्रवाहित होती है, इसलिए विद्युत का सुचालक माना जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट तनन सामर्थ्य। तनन सामर्थ्य का मतलब क्या, इसको भी बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अधातुएं आसानी से टूट जाती हैं, अतः इनकी तनन सामर्थ्य कम होती है। यानी इनको तार के जैसा हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मुलायम होती हैं, मृदु होती हैं, टूट जाती हैं आराम से। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अधातुओं के रासायनिक गुण। तो अब हम लोग अधातुओं के रासायनिक गुण जान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखना, पहले अधातुओं का हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं और देखते हैं। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ संयोग करके अम्लीय उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे कार्बन है, इसका ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड आपका एक उदासीन ऑक्साइड है। इसी प्रकार अगर हम फास्फोरस की क्रिया, पी का मतलब फास्फोरस, इसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं तो P2O5 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बन जाता है, जबकि ये भी एक आपका उदासीन ऑक्साइड है। इसी प्रकार क्लोरीन अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कर देते हैं तो Cl2O5O7 यानी कि क्लोरीन हेप्टा ऑक्साइड बन जाता है, ये भी आपका एक उदासीन ऑक्साइड है। तो इस प्रकार आप लोगों ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देखा तो क्या बन रहा है, आपका उदासीन ऑक्साइड बन रहा है। अब स्टूडेंट हम लोग हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके देखेंगे, अधातुओं की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करके देखते हैं। तो स्टूडेंट अधातुएं हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। ध्यान रखना आप सभी लोग। जैसे अगर हम कार्बन अधातु की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तो CH4 मीथेन बन गया, और मीथेन आपका एक सहसंयोजक यौगिक है। इसी प्रकार अगर फास्फोरस की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर फास्फीन बनता है। फास्फीन एक विषैली यौगिक भी होता है, इसकी गंध सड़ी मछली की जैसा होता है। ठीक, ध्यान रखना। और ये मीथेन गैस जो है CH4 ये सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है। और N2 3H2 ये अमोनिया है, NH3 इसकी गंध जो है जैसे मतलब बाथरूम के जैसा इसकी गंध होती है, थोड़ा अलग होता है, इसलिए उसका नाम भी लेते वक्त थोड़ा कुछ अजीब सा महसूस होता है। इसी प्रकार अगर हम सल्फर की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर आपका H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड प्राप्त हो जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों ने जो है हाइड्रोजन की क्रिया देख लिया कि हाइड्रोजन के साथ अगर हम अधातुओं की क्रिया कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सहसंयोजक यौगिक, और जिसका नाम आपके सामने मेंशन किया गया है, आप लोग पूरा देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक हम लोग का है क्लोरीन के साथ क्रिया। आइए हम लोग क्लोरीन के साथ क्रिया करके देख लेते हैं।
अधातुएं क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्लोराइड बनाती हैं जो सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना आप सभी लोग। जैसे अगर हम कार्बन की क्रिया Cl2 के साथ कर देते हैं, CCl4 बनाता है, इसका नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या फिर इसको पायरीन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, इसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक विषैली गैस है। अगला है स्टूडेंट, अगर हम फास्फोरस की क्रिया क्लोरीन से करते थे तो PCl5 PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन के साथ कर देते हैं तो यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक जो है अम्ल गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्टूडेंट आप लोगों ने रासायनिक गुण देख लिया। अब हम लोग अधातुओं के उपयोग देख लेते हैं। ठीक है, अधातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। तो स्टूडेंट नंबर 1, अधातुओं का उपयोग वनस्पत घी के निर्माण में किया जाता है। वनस्पत घी किसको कहा जाता है, जो डालडा आप लोग देखते हैं ना, उस डालडा को वनस्पत घी कहा जाता है। ठीक, यानी कि पहले इसको वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है वनस्पति तेल, और उसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर दिया जाता है, मिला करके 180 से 200 अंश सेल्सियस तक निकल मिला करके, यानी लेकिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म कर दिया जाता है, तो वनस्पति घी यानी डालडा प्राप्त हो जाता है। तो आपको यहाँ से एक उपयोग समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम इसका स्टूडेंट और भी अगला उपयोग देख लेते हैं। कुछ धातुओं का स्टूडेंट उपयोग औषधि के निर्माण में किया जाता है। जैसे बहुत सी धातुएं हैं औषधि के निर्माण में काम आती हैं। जैसे आयोडीन का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो आयोडीन अधातु जो है स्टूडेंट, इसका उपयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम में होता है कि कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक, जैसे आप लोग जानते होंगे कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत उसका उपचार हो गया है, थोड़ा बहुत उससे राहत मिल जाता है। अगला स्टूडेंट, जल का शुद्धिकरण में किया जाता है। ठीक, कुछ धातुओं का उपयोग जल को शुद्ध बनाने में किया जाता है। जैसे क्लोरीन जो है आपका, ये अधातु है लेकिन ये रोगाणुनाशक होता है, यानी ये कीटाणु को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग जल को शुद्ध बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है, जीवों की वृद्धि में कुछ धातुओं का उपयोग जीवों की वृद्धि में किया जाता है। जैसे नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में जीवों की वृद्धि एवं अंगों की मरम्मत में सहायक होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, कृत्रिम श्वसन में जैसे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो है स्टूडेंट अधातु है, तो इसका उपयोग सांस लेने में भी किया जाता है। ध्यान रखना। तो स्टूडेंट यहाँ से हमने आप सभी को अधातुओं का उपयोग पूरा का पूरा बता दिया है। अब स्टूडेंट हम लोग को देखो हमने क्या क्या पढ़ा। अधातु का जब हमने पढ़ा था तो परिभाषा पढ़ें, उसके बाद उसका भौतिक गुण पढ़ें, रासायनिक गुण पढ़ें, अब उपयोग भी पढ़ लिए। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है स्टूडेंट आ जाता है उपधातु। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जानेंगे, उपधातु के बारे में जानेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो अब हम लोग उपधातु के बारे में जान लेते हैं। तो स्टूडेंट देखो, वह तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उपधातु कहलाते हैं। यानी कि इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्थिति के अनुसार इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागते भी हैं, तो स्टूडेंट ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब स्टूडेंट उपधातु कहलाते हैं। ठीक, यानी कि स्टूडेंट जिनके अंदर धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे आर्सेनिक को ले लीजिए, एंटीमनी को ले लीजिए। ठीक स्टूडेंट, तो ये आपका क्या है, उपधातु है। फिर अब हम लोग उपधातु के गुण जान लेते हैं। उपधातुओं में क्या क्या गुण होता है। तो स्टूडेंट उपधातुओं में चमक होती है, ये ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। ठीक, यानी कि उपधातु क्या होती हैं, इनमें भी थोड़ा बहुत लाइट होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होती हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के चालक होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से आप लोगों ने उपधातुओं के बारे में भी जान लिए हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का एक अगला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, धातुओं का संक्षारण। इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ाया था, लेकिन वहाँ पर भी ये टॉपिक है, यहाँ पर भी ये टॉपिक है, तो यहाँ पर भी हमको पढ़ना पड़ेगा, वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो संक्षारण को अंग्रेजी में कहा जाता है कोरेजन, और इसका मतलब होता है कि जंग लगना। ठीक है, आप लोग जैसा कि जानते होंगे स्टूडेंट कि कुछ धातुओं को अगर हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, वातावरण में, वायुमंडल में, तो उस पर क्या होता है, धीरे धीरे जंग लगने लगता है। धीरे धीरे क्या होने लगता है, जंग लगने लगता है स्टूडेंट। और जंग लगने के कारण क्या होती है, उसका क्षरण हो जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को धातुओं का संक्षारण कहा जाता है। ठीक, अब देखो स्टूडेंट ये किसके कैसे होता है। तो देखो, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन नमी अथवा रासायनिक पदार्थों जैसे CO2, SO2, SO3 आदि द्वारा धातुओं का धीरे धीरे नष्ट या क्षय होने की क्रिया संक्षारण कहलाती है स्टूडेंट। यानी कि जो है धातुएं क्या होती हैं, ऑक्सीजन और विभिन्न रासायनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, इन सब से मिल करके क्या हो जाती हैं, ये आपस में उन पर चिपक जाते हैं। चिपकने के कारण धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका क्षरण होने लगता है, यानी उस पर जंग लगने लगता है। और जंग लगने के बाद धीरे धीरे वो
छूट छूट करके गिरने लगती हैं, टूट करके गिरने लगती हैं। इसी क्रिया को संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, जैसे लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। और लोहे पर जो जंग लगता है स्टूडेंट, और रासायनिक दृष्टिकोण से उसका सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग। आगे देखना आप सभी लोग, किसी चीज़ पर जंग लगने का कारण नमी, आर्द्रता और CO2 है। ठीक है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना आप सभी लोग, किसी चीज़ पर जंग लगने का जो कारण है वो नमी होता है। नमी का मतलब जहाँ पर ठंडापन होता है, थोड़ा बहुत वो जो है हल्की फुल्की पानी का असर होता है, तो यही होता है नमी या आर्द्रता। और CO2, इन्हीं तीनों कारणों से चिपकने से जहाँ पर ये तीनों चीज़ उपस्थित होते हैं, अगर वहाँ पर हम किसी वस्तु को उपस्थित कर देते हैं, रख देते हैं, फेंक देते हैं, तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि संक्षारण को कौन कौन ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, कैसे कैसे संक्षारण लग सकता है, यानी कि कैसी कैसी वस्तुओं पर कैसा कैसा गुण होने के कारण उस पर जंग लगता है। तो नंबर 1, धातुओं की प्रकृति, यानी उसकी प्रकृति कैसी है। प्रकृति का मतलब होता है कि यानी वो जिस टाइप का है, कम क्रियाशील है, ज़्यादा क्रियाशील है। अगर कम ज़्यादा क्रियाशील है तो उस पर जंग जल्दी लगेगा, कम क्रियाशील है तो उस पर जंग कम लगेगा। तो यही मतलब होता है, प्रकृति का मतलब होता है क्रियाशीलता से। जिन धातुओं की क्रियाशीलता जितनी अधिक होती है वह धातु उतना ही जल्दी संचरित होती है। वही चीज़ मैंने आपको समझाया, वही चीज़ यहाँ पर बताया। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, धातुओं की विकृति। विकृति का मतलब होता है आकार, यानी कि स्टूडेंट अगर खुरदुरा होगा, कोई भी धातु अगर खुरदुरा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, मुड़ा होगा तो उस पर जंग ज़्यादा लगेगा, और सीधा समतल सपाट होगा तो उस पर जंग कम लगेगा। तो ये भी उसका पॉइंट होता है। देखो यहाँ पर आप लोग लिखोगे क्या, यदि धातुएं खुरदरी या मुड़ी होती हैं तो उनका संक्षारण जल्दी होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट। अब उसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग का अगला टॉपिक है संक्षारण को रोकने के उपाय, यानी जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, उसके क्या क्या उपाय हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। धातुओं की सतह पर पेंट करने से संक्षारण रुक जाता है। ठीक, यानी कि संक्षारण को जंग लगने से कैसे कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए जिससे जंग लगना बंद हो जाए। तो धातुओं की सतह पर पेंट करने से संक्षारण क्या हो जाता है, रुक जाता है। अगला पॉइंट है आयरन की सतह पर जिंक का एक पतली परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण से लोहे पर जंग नहीं लगता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, अगर हम किसी भी वस्तु पर पेंट कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं, या फिर जिंक की हल्की पतली परत चढ़ा देते हैं तो उस पर जंग लगना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए। अगला है समय समय पर आप पेंट करते रहेंगे तो जंग नहीं लगेगा। तांबा, लोहा आदि पर टिन, निकिल, क्रोमियम आदि की विद्युत लेपन करके संक्षारण को रोका जा सकता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग, ये सारी चीज़ उपाय करके जो है जंग लगने से वस्तुओं को रोका जा सकता है। स्टूडेंट यहाँ से स्टूडेंट हम लोग धातु से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग का अगला टॉपिक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है कि अगर हम किसी लोहे की, किसी धातु की राड को, ठीक है, जैसे राड होता है ना, जैसे मान लिया जाए सेल, आप लोग देखते होंगे सेल में क्या होता है, बीच में एक राड लगा होता है। इस प्रकार से बीच में एक राड लगा होता है। ठीक है, और चारों तरफ से एक पेस्ट वाला पदार्थ होता है, काला काला देखते होंगे आप सभी लोग। तो उसके बीच में जो सेल के बीच में जो राड लगा होता है उसी को इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और उस राड के माध्यम से जो करंट निकलती है, यानी कि जो वोल्टेज निकलती है, जो विभव निकलती है, उसी को स्टूडेंट क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है, देखो कैसे कैसे ये उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो है सारी चीज़ें मेंशन करके बताई गई है। तो देखो आइए हम लोग समझते हैं। तो स्टूडेंट देखना, ध्यान से समझना आप सभी लोग, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के जलीय विलयन में डुबाया जाता है, यानी कि जो पेस्ट वाला पदार्थ होता है, जो काला काला पदार्थ होता है, उसी में जब हम किसी धातु की छड़ को, जैसे जिंक की राड होती है जो उसके अंदर लगा होता है, वो जिंक की राड होती है, या कापर की राड भी हो सकती है, ठीक, ग्रेफाइट भी हो सकता है धना। तो क्या होता है, धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष, यानी डुबाया जाता है तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष धनावेशित तथा ऋणावेशित हो जाता है। यानी राड जो होता है वो विलयन के अंदर डूबते ही क्या हो जाते हैं, वो धनावेशित और ऋणावेशित कण क्या हो जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिससे धातु की छड़ और विलयन, ये छड़ लिखा है ध्यान रखना, धातु की छड़ और विलयन के संपर्क के स्थान पर एक द्विक स्तर, एक स्तर या द्विक स्तर, ठीक है ध्यान रखना, एक स्तर या द्विक स्तर यानी प्लस या माइनस के रूप में उत्पन्न हो जाता है।
जिसके फलस्वरूप धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। ठीक, अब ध्यान से पूरा आप लोग समझना। यहाँ पर हम आपको चित्र के माध्यम से समझा देते हैं। देखो, इसके लिए ये चित्र आपको बनाना पड़ेगा। जैसे ये जिंक की राड है और इसमें ZnS4 की जिंक सल्फेट का विलयन है। अब इसको जब हम इस जिंक की राड को इस विलयन के अंदर डुबाते हैं, यानी सेल में देखते हैं ना, सेल में डुबाया होता है, वो सेल के अंदर बैठाया होता है वो, तो वही डुबाने का मतलब समझना है आपको। तो डुबाने के बाद क्या होता है, ये राड जो होता है ये विलयन के सापेक्ष क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, यानी इस पर माइनस आवेश चढ़ जाते हैं और बाहर से विलयन के जो पॉजिटिव कण होते हैं इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इन दोनों प्लस माइनस के मिलने के कारण क्या होता है, ये एक दूसरे से संपर्क में आने के बाद इस पर जो है इसकी राड पर एक विभव उत्पन्न करने लगते हैं। इस विभव को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। आशा करते हैं आप सभी को इलेक्ट्रोड विभव की पूरी समस्या समझ में आ चुकी होगी। अब इसको स्टूडेंट देखो, ये परिभाषा तो काफ़ी लॉन्ग है, लेकिन अगर आप इस परिभाषा को नहीं समझ सकते हैं तो यहाँ पर ये छोटा परिभाषा आप इसको लिख लेना कि जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट विलयन में डुबाने पर जिंक की छड़ विलयन के सापेक्ष ऋणावेशित हो जाती है, जिससे जिंक की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, जिसे जिंक का इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। इलेक्ट्रोड विभव का जो प्रतीक होता है ये ई होता है, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो, अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है, कम क्रियाशील है या ज़्यादा क्रियाशील है, इस पर डिपेंड करता है। और दूसरा स्टूडेंट है धातु आयनों की प्रकृति। धातु आयनों की प्रकृति कैसी है, ज़्यादातर पॉजिटिव है या ज़्यादातर नेगेटिव है, इस पर भी डिपेंड करता है। और विलयन का ताप कितना है, कम है या ज़्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसी अनुसार ये विलयन जो है इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले 3 कारक जान लिए हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक है आपका एक मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए अब हम लोग इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट देखो, इसको समझना आप सभी लोग। किसी धातु की छड़ को 25 अंश सेल्सियस पर, ठीक, उसी धातु के लवण की 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबाने पर धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। और इसको E0 से प्रदर्शित किया जाता है, यानी E के ऊपर 0 लगा के प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, जब किसी धातु की छड़ को 25 अंश सेल्सियस गर्म करके उसको उसी टाइप के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में डुबा देते हैं, तो विलयन के मध्य और इलेक्ट्रोड के मध्य जो विभव उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पर इसका एक सूत्र भी है, तो सूत्र भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। खैर, इस सूत्र का यूज आपको नहीं है, आप जब 12 में पढ़ेंगे, कक्षा 12 में, तो एक चैप्टर वहाँ पर आपको विद्युत रसायन का मिलेगा, तो वहाँ पर इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन लगाने को मिलेगा। इसलिए मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ ताकि आपको पहले से उस चीज़ की जानकारी हो जाए। ठीक है, खैर आपको इसका यूज कहीं भी नहीं है, आपको कक्षा 10 में इसका यूज कहीं भी नहीं करना है, ना भी इस पर एक क्वेश्चन भी लगाना है, केवल फार्मूला आप समझ लीजिए बस। तो अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लेना। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने पहले से इस पर टिक भी लगाया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर दिया है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है स्टूडेंट, आइए हम लोग समझते हैं। देखो, यदि विभिन्न धातुओं को उनके मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। स्टूडेंट, अगर हम धातुओं को, यानी यहाँ पर जितने भी धातु देख रहे हैं, इनको अगर हम मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव के अनुसार इनका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करके और उनको उसी क्रम में रख दिया जाए, तो इस प्रकार से इनकी जो एक लाइनिंग बनती जा रही है, क्रम से रखे गए हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव के, उसी फार्मूले की सहायता से गणना करके इनको रखा गया है, जो फार्मूला अभी हमने जस्ट आपको दिखाया था। तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जब गणना करके रखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी लाइनिंग बन रही है, जो सीरीज बन रही है, श्रेणी बन रही है, इसी को स्टूडेंट कहा जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहा जाता है। तो सिंपल परिभाषा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने के बाद यहाँ पर इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत ये सारे तत्व आते हैं। अब स्टूडेंट अगला पॉइंट है, अगला हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। तो देखो, इसको भी जान लेना। ये कक्षा 12 में भी ये सारे टॉपिक आप जब जाएंगे ना, तो एक विद्युत रसायन नाम का चैप्टर है, उसमें सारा चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको लिखना क्या है कि जिस धातु की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रकृति अधिक होती है
वह धातु उतना ही अधिक प्रबल अपचायक होता है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंतर्गत जो भी तत्व आते हैं, उन तत्वों में जिनका इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रकृति जितना अधिक होती है, वो उतना ही अधिक प्रबल अपचायक माने जाते हैं। जैसे Fe ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, जिंक ले लीजिए। सोडियम, जिंक, Fe, मतलब वही चीज़ दोबारा मैंने लिख दिया है, सॉरी, यहाँ पर क्रम से लिख दिया गया है। यहाँ पर आगे पीछे लिखा था, ये सिस्टमेटिक फिर से लिख दिया गया है। जैसे अब दूसरा पॉइंट देखो आप लोग स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट क्या है विद्युत रासायनिक लक्षण का। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं प्रबल अपचायक तथा श्रेणी से नीचे स्थित धातुएं दुर्बल अपचायक होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखो, समझना आप सभी लोग, इसमें हाइड्रोजन कहाँ पर है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हाइड्रोजन देखो यहाँ पर है आपका। स्टूडेंट हाइड्रोजन को देख रहे हैं ना, ये केवल H लिखा है, H2 नहीं लिखा है, ध्यान रखना आप सभी लोग। अब स्टूडेंट यहाँ पर आपको कहा गया है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं प्रबल अपचायक मानी जाती हैं। यानी कि हाइड्रोजन से जो इधर के सभी तत्व हैं, हाइड्रोजन से इस तरफ के जो भी तत्व हैं, यानी ये सब लेकर के इतना पूरा सारा ये सभी जो है, ये सब क्या है, प्रबल अपचायक माने जाते हैं। और स्टूडेंट हाइड्रोजन से नीचे, अब हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आएगा, ये सब आएगा, कॉपर, Hg, Ag, Pt, Au, ये सब आएगा ना। Au सोना का प्रतीक है, ध्यान रखना। तो इसके नीचे जो वाले सभी तत्व हैं, ये क्या माने जाएंगे, दुर्बल अपचायक माने जाते हैं। तो ध्यान रखना आप सभी लोग। अब उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग का क्या है स्टूडेंट, अगला पॉइंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं तन अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्टूडेंट हाइड्रोजन से जो ऊपर स्थित धातुएं हैं, वो सभी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल हमने दे दिया है, ठीक है। जिंक, मैग्नीशियम, HCl से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही हैं। तो यहाँ से आपने विद्युत रासायनिक लक्षण के बारे में सारी चीज़ जान लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला टॉपिक जो है वो मिश्र धातुएं हैं, ठीक है। देखो मिश्र धातुएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट मिश्र धातु का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु, ठीक है। यानी अगर हम दो मिला लें, तीन मिला लें, या फिर एक मिला लें, तब भी इस प्रकार से मिला करके जो धातु बनाई जाती है, उसी को मिश्र धातु कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में एलॉयज कहा जाता है, ध्यान रखना आप सभी लोग। अब इसको क्या करना है, आपको डिफाइन कैसे करोगे कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु व एक अधातु, यानी धातु अलग अलग धातु को भी मिला सकते हैं, या फिर एक धातु को भी मिला सकते हैं। इनके मिलने के बाद जो समांगी मिश्रण होता है, उसको मिश्र धातु कहा जाता है। मिश्र धातुओं में अवयवी तत्वों का अनुपात लगभग निश्चित होता है, ठीक है। यानी मिलाने के बाद उनको एक निश्चित मात्रा में लिया जाता है। ऐसा नहीं कि चाहे जितना मिला लो, ऐसा नहीं होता है, और निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, नोट ध्यान रखना आप सभी लोग, एक अथवा एक से अधिक धातुओं के साथ पारे Hg की मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। इसका उपयोग दांतों को भरने में किया जाता है, ठीक है। यानी बहुत से लोगों के दांत क्या हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं ना, तो सड़ने के बाद वो दांत खराब हो जाता है, और ख़राब हो जाता है तो अलग से जब वो दांत लगवाने जाते हैं ना, तो अलग से मसाला भरा जाता है। देखते होंगे दांतों में अलग से मसाला भर देते हैं, मॉल भर देते हैं। तो ये क्या होता है, ये अमलगम होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जो भरा जाता है उनके अंदर। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग का विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध क्या होता है। देखो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप सभी को बताया था कि जब एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व आपस में एक इलेक्ट्रॉन उससे लेकर के जो है आपस में साझा करके यौगिक बनाते हैं, तो इसी के यौगिक बनने से जो आपस में उनका बंध बनता है, उसी को विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा डीपली। स्टूडेंट पहले परिभाषा ध्यान देना, किन्हीं दो असमान मतलब अलग अलग असमान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या आदान प्रदान के फलस्वरूप बनने वाले बंधों को विद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहते हैं। स्टार्टिंग में मैंने आपको समझाया था कि जैसे मान लिया जाए कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, और इसका अष्टक पूरा होने के लिए इसको केवल जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा। यानी इसका 11 विषम परमाणु है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब त्यागेगा तो सम हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यानी कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, और जिस देगा उसी को जिसके साथ ये साझा करना चाहेगा। यानी ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, ये उसी को अपना इलेक्ट्रॉन देगा जिसके साथ इसको साझा करना होगा। जैसे आपकी हमारी दोस्ती अच्छी है मान लीजिए, तो यानी कि आपका हमारा जमेगा, तभी तो आप हमसे दोस्ती करेंगे। तो यही चीज़ होता है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसी को देगा जिसके साथ ये साझा करना चाहेगा। और
जैसे सोडियम ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देता है या किसी दूसरे तत्व को देता है, तो यानी जिसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो उसके साथ साझा करेगा। जैसे क्लोरीन इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्लोरीन के साथ साझा करके क्या बना लेता है, NaCl बना लेता है। ठीक, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cl माइनस हो जाता है, और साझा करने के बाद स्टूडेंट जो है ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और ऋणावेशित होने के बाद ये यौगिक जो बना लेता है NaCl। तो इसके बीच जो बंध बनता है, यानी इनके जुड़ने में जो बंध बनता है उसी को स्टूडेंट विद्युत सहसंयोजी बंध या आयनिक बंध कहा जाता है। इस प्रकार से आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। अब इसकी कुछ शर्त भी होते हैं, विद्युत सहसंयोजी बंध के या आयनिक बंध के कुछ शर्त होते हैं। आइए हम लोग इनकी शर्त को जान लेते हैं स्टूडेंट। देखो एक एक करके ध्यान देना आप सभी लोग। इनके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। एक परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता तथा दूसरे परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। मैंने वही बात आप सभी को बार बार समझाने की प्रयास किया है कि स्टूडेंट इसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर सोडियम है ना, अब यहाँ पर कोई ये मत समझना कि मैं केवल बार बार इसी का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आप AgBr भी लिख सकते हैं, ठीक है, NaBr भी लिख सकते हैं, NaBr भी ले सकते हैं, KBr भी ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, KCl भी ले सकते हैं, ये भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी माने नहीं है कि वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक तत्व जैसे सोडियम है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और Cl इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो यानी कि आयनिक बंध बनने में क्या होना चाहिए कि जो एक परमाणु होता है वो अपनी इलेक्ट्रॉन की उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होना चाहिए और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना चाहिए। तो जब आपस में ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेंगे, आप आदान प्रदान करके जब आपस में मिलेंगे ना, तो उनके बीच मिलने से जो बंध बनता है उसी को आयनिक बंध कहा जाता है। अगला पॉइंट है, एक परमाणु प्रबल धन विद्युती तथा दूसरा परमाणु प्रबल ऋण विद्युती होना चाहिए। मैंने इसका तात्पर्य यही है, ये भी इसका मतलब यही हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, लगभग वो मिलता जुलता पॉइंट है। अगला पॉइंट है, दोनों परमाणु के मध्य विद्युत ऋणात्मकता का अंतर 1.7 या इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, दोनों परमाणु के अंतर जो विद्युत ऋणात्मकता होती है स्टूडेंट, इसका अंतर 1.7 या इससे अधिक होना चाहिए। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, एक परमाणु एक सहसंयोजी या द्विसहसंयोजी धातु तथा दूसरा परमाणु अधातु होना चाहिए। यानी कि हमने क्या कहा है कि ये बंध तभी बन सकता है कि जब एक धातु होगा और एक अधातु होगा, जब आपस में ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी तभी ये बंध बन सकता है। यही चीज़ यहाँ पर बताया गया है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, लास्ट पॉइंट है, एक परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश में 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके बाह्यतम कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके बाह्यतम कोश में 7 या 6 या 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तभी स्टूडेंट ये क्या होगा, आयनिक बंध बन सकता है। तो स्टूडेंट इसके पूरे प्रमुख शर्त थे, मैंने पूरी शर्तें आप सभी को एक्सप्लेन कर दी हैं। आशा करते हैं आप सभी लोग पूरी शर्त समझ चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग का विद्युत सहसंयोजी या आयनिक यौगिक। विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक, तो ये क्या होता है, ध्यान से समझना। वह यौगिक जिनके मध्य विद्युत सहसंयोजक या आयनिक बंध बनते हैं विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक ठीक वही चीज़ है, मैंने जो जब एक तत्व अपना इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा तत्व अपना इलेक्ट्रॉन उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो उनके अंदर जो है जुड़ने से जो बंध बनता है उसी को बंध बना करके जो यौगिक बनाते हैं उसी यौगिक को विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिक कहा जाता है, क्योंकि वो आयन के रूप में बनाते हैं। एक वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस में होता है, तो इसी को आयन कहा जाता है। ठीक है, जैसे NaCl, MgCl2, MgO, CaCl2, इस प्रकार से ये उदाहरण में है। अब उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक हम लोग का है विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों के लक्षण। इसके क्या क्या लक्षण होने चाहिए, देखो इसके लक्षण हम लोग समझते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक के क्रिस्टल अणुओं से नहीं आयनों से बने होते हैं। यानी विद्युत संयोजी जो यौगिक होता है, यानी आयनिक यौगिक जो होता है, एक क्रिस्टल अणुओं से नहीं आयनों से मिलकर बना होता है। आयनों का मतलब होता है वही प्लस और माइनस के रूप में मिल करके बना होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, विद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा जलीय विलयन की अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक जो होता है ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। लेकिन अगर इसको हम जलीय अवस्था में ढाल देते हैं, बना देते हैं, तो इसमें करंट फ्लो हो जाएगा, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है,
तब वो विद्युत के सुचालक हो जाएगा। अगला पॉइंट है विद्युत संयोजी यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक, विद्युत संयोजी जो यौगिक होता है इसका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट विद्युत संयोजी यौगिक ध्रुवीय विलायकों में विलय होकर आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि विद्युत संयोजी बंध आदिशात्मक होते हैं क्योंकि ये विद्युत संयोजी यौगिक के मध्य आदिशात्मक बंध बनाते हैं। इस कारण इनके अणुओं में कोई संरचना नहीं होती, यानी इनकी कोई बनावट, कोई आकृति, कोई संरचना नहीं होती है। इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों ने विद्युत संयोजी या आयनिक यौगिकों को विलक्षण जान लिए हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक आ चुका है वैद्युत संयोजकता, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैलेंसी, इलेक्ट्रो बैलेंसी, इसको आपने 9th में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी ये आ चुका है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट कि विद्युत संयोजकता क्या होता है। इलेक्ट्रो बैलेंसी इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। किसी विद्युत संयोजक बंध के निर्माण में किसी एक परमाणु के द्वारा त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की विद्युत संयोजकता कहते हैं। ठीक, यानी कि स्टूडेंट जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसकी संयोजकता, उस पर जितना चार्ज आता है वो उसकी संयोजकता होती है, और जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर उतना आवेश आ जाता है, उतना चार्ज आ जाता है, तो इसी को विद्युत संयोजकता कहा जाता है। जैसे यहाँ पर पूरा एक चीज़ आप लोग इसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, कि जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl के बनने में Na परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तथा Cl द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है। इस कारण Na व Cl परमाणु की विद्युत संयोजकता क्रमशः 1-1 होती है, क्योंकि सोडियम अपना, यानी जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर जितना चार्ज बनेगा, आवेश बनेगा, वही उसकी संयोजकता होगी, और जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर जितना आवेश बनेगा, उतना चार्ज बनेगा, वो स्टूडेंट उसकी संयोजकता बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर NaCl को लेकर के ये चीज़ समझाया गया है, बताया गया है। इसलिए ये अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो यानी कि एक ही एक की बात है, यानी जितना जितना ग्रहण किया, जितना जितना त्यागा, उसकी संयोजकता उतना उतना होगा। तो एक ही एक ग्रहण करते हैं, एक त्यागते हैं, इसलिए इनकी संयोजकता 1-1 होती है। स्टूडेंट यहाँ से मैंने आप सभी को सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग का जो है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। एग्ज़ाम में लगातार ये पूछा जाता है, ऐसा कोई साल कोई वर्ष नहीं हो कि जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो यहाँ से आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए हम लोग समझते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हम अब लोग खनिज के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी में पाए जाने वाली धातुओं एवं उनके यौगिकों को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर स्टूडेंट जो भी धातुएं पाई जाती हैं उनको खोद करके निकाला जाता है, तो उनको खनिज कहा जाता है। जैसे कॉपर पायराइट हो गया, इसका सूत्र CuFeS2 होता है। बॉक्साइट हो गया, इसका सूत्र Al2O3 × 2S2 होता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या हैं, खनिज होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक हम लोग का है अयस्क। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को पता ही होगा। तो स्टूडेंट ओर्स इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ऐसे खनिज जिनसे कम खर्च में आसानी से धातु प्राप्त की जा सकती है उसे अयस्क कहा जाता है। ठीक, यानी स्टूडेंट जिन खनिजों को शुद्ध करके और बेहतरीन ढंग से उन्हें कम खर्च में आसानी से धातु बनाया जा सकता है उसी को अयस्क कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट, कॉपर का अयस्क कॉपर पायराइट। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सब क्या है, अयस्क हैं। स्टूडेंट इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद अगला एक टॉपिक आता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, खनिज और अयस्क में अंतर। तो आइए अब हम लोग खनिज और अयस्क में अंतर जानते हैं। तो स्टूडेंट देखो हम लोग का अगला टॉपिक है खनिज और अयस्क में अंतर। देखो क्या क्या अंतर होते हैं इसमें। नंबर 1 स्टूडेंट देखो, आप लोग दोनों तरफ कॉलम बना लेना है और आपको एक एक करके समझना है। तो स्टूडेंट देखो, पृथ्वी में पाए जाने वाली धातुओं एवं उनके यौगिक को खनिज कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर जो भी धातुएं पाई जाती हैं या फिर धातुओं के जो यौगिक होते हैं उन्हीं को खनिज कहा जाता है। अयस्क को देखो, जिन खनिजों से धातुएं कम लागत एवं सरलता से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। यानी धातु खनिज की सहायता से जिनको धातु के रूप में शुद्ध कर दिया जाता है उसी को अयस्क कहा जाता है। खनिजों में धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खनिज जो होते हैं मिट्टी में होता है, उसको शुद्ध करके तब धातु के रूप में ढाला जाता है, बनाया जाता है। उसमें बहुत प्रकार की अशुद्धियाँ चिपकी होती हैं, उसको हटाया जाता है। उनको सब हटाने के बाद बहुत कम मात्रा में धातु मिलती है उसमें। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि खनिजों में धातुओं की मात्रा बहुत कम होती है। सभी अयस्कों में धातुओं की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि अयस्कों में धातुओं की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि इसको पहले से शुद्ध कर दिया जाता है। यानी खनिजों की मदद से इसको, जो खनिजों को शुद्ध करके धातु बनाया जाता है उसी को अयस्क कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें धातुओं की मात्रा ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है, खनिजों से धातुओं को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है।
खनिजों से धातुओं को शुद्ध करने शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना कठिन होता है। अयस्क से धातुओं को शुद्ध अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अयस्क से धातुओं को शुद्ध अवस्था में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, सभी खनिज धातुओं के निष्कर्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जबकि सभी अयस्कों को धातु के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग। अगला पॉइंट उदाहरण के माध्यम से जानेंगे स्टूडेंट कि जो है खनिज के अंतर्गत क्या आता है, अभ्रक, फेल्सपर, चिकनी मिट्टी, और अयस्क के अंतर्गत बॉक्साइट, कॉपर पायरेट, ये सब आते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ से मैंने आप सभी को अंतर भी बता दिया है, आप लोग अंतर भी समझ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम लोग स्टूडेंट अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग का अगला टॉपिक है आधात्री या गैंग। आधात्री या गैंग किसको कहा जाता है? देखो, अयस्क में उपस्थित धूल, मिट्टी, रेत आदि आदि अशुद्धियों को आधात्री या गैंग कहा जाता है। ठीक, यानी अयस्क में जो धूल, मिट्टी, बालू, रेत माने बालू, ये सब जो चिपके होते हैं, जो अशुद्धियाँ उस पर लगी होती हैं, इसी को आधात्री या गैंग कहा जाता है। जैसे हेमेटाइट अयस्क Fe2O3 है ना, इसमें सिलिका Si2A रेत, ये सब क्या है? अशुद्धियाँ हैं। ये सब बालू, रेत, मिट्टी के कण, ये सब क्या है? अशुद्धियाँ हैं। तो इन्हीं को आधात्री या गैंग कहा जाता है। अगला टॉपिक है स्टूडेंट हम लोग का गालक, अंग्रेजी में इसको फलक कहते हैं। गालक क्या होता है? देखो, अयस्क में उपस्थित आगलनीय अशुद्धियों को गलाकर निकालने के लिए जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उसको गालक कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, अयस्क में जो उपस्थित आगलनीय अशुद्धियाँ होती है, यानी कि जिसको अपने आप से छुड़ा के नहीं हटाया जा सकता है, यानी उसमें कुछ अलग से पदार्थ मिला करके उसको छुड़ाना पड़ता है, तो उसी को गालक कहा जाता है। ठीक, जैसे किसी पदार्थ में, किसी अयस्क में हम अशुद्धि है, उस अशुद्धि में गालक जब मिला देते हैं तो ये आपस में इसको हटा ले जाता है। ठीक, यानी अयस्क से गालक क्या करता है? अशुद्धि को हटा ले जाता है और ये आपस में हटा करके ले जाता है धातुमल के रूप में। ठीक, यानी अपमार्जक पदार्थ के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ में, बेकार पदार्थ के रूप में बाहर कर देता है, जो धातुमल के रूप में बाहर हो जाता है, अलग हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे धातुमल क्या होता है। तो देखो स्टूडेंट, धातुमल क्या होता है? जब अयस्क का परगलन कराया जाता है तो आगलनीय अशुद्धियाँ गालक से क्रिया करके गलित अवस्था में आ जाती हैं। यह पिघली धातु के ऊपरी सतह पर तैरता रहता है, जिसे धातुमल कहते हैं। ठीक, यानी कि अयस्क को जब परगलन का मतलब गलाया जाता है तो उसमें जो आगलनीय अशुद्धियाँ होती हैं, आगलनीय का मतलब जो धूल कण, मिट्टी के कण जो उस पर चिपके होते हैं, वो गालक से क्या कर लेते हैं? क्रिया करके उसमें मिल जाते हैं और गलित अवस्था में आ जाती हैं, यानी कि गलित का मतलब मैल के रूप में आ जाते हैं। यह पिघली धातु के रूप में सतह पर तैरता रहता है। ठीक, यानी कि ये अपशिष्ट बेकार पदार्थ के रूप में ऊपर तैर जाता है, जिसे धातुमल कहा जाता है। अब ये किस रूप में हो सकता है? जैसे CaSO3 या फिर FeSiO3। ठीक, ध्यान देना, ये SI है स्टूडेंट, CaSiO3 और FeSiO3, ये है स्टूडेंट धातुमल। उसके बाद अब हम लोग का अगला हेडिंग है स्टूडेंट धातुक्रम। तो अब हम लोग जानेंगे कि धातुक्रम क्या होता है। तो देखो, वह समस्त भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया जिनके द्वारा अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है, धातुक्रम कहा जाता है। ठीक, यानी कि ऐसा तरीका, ऐसा प्रोसेस जिस प्रक्रिया की सहायता से क्या होता है? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उस क्रिया को, उस घटना को धातुक्रम कहा जाता है। अगला स्टूडेंट है हम लोग का अगला हेडिंग है धातु निष्कर्षण के प्रमुख पद। पद का मतलब तरीका होता है। धातुओं को निष्कर्षण का मतलब शुद्ध बनाने का तरीका क्या क्या होता है, किस किस तरीके से धातुओं को शुद्ध किया जा सकता है। तो नंबर 1, अयस्क का पीसना, यानी अयस्कों को पीस करके शुद्ध किया जा सकता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। नंबर 1, खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को पहले हथौड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। इसके पश्चात दलित्र, दलित्र का मतलब होता है स्टूडेंट दरिया, जो चक्की होता है उसी को दलित्र कहा जाता है, अथवा स्टैम्प मिल में पीस कर महीन चूड़ प्राप्त कर लिया जाता है। इसी घटना को अयस्क का पीसना या सांद्रण कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट, अयस्क का सांद्रण क्या होता है? तो देखो, अपद्रव्यों या धात्री को अयस्क से पृथक करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्कों के सांद्रण करने के निम्नलिखित तरीके हैं, निम्नलिखित विधियां हैं। तरीका मतलब विधि कहा जा सकता है, यानी कि अपद्रव्य जो बेकार पदार्थ होता है, अधात्री का मतलब भी वही होता है,
तो अपद्रव्य या धात्री को अयस्क पे जो चिपके होते हैं बेकार पदार्थ के रूप में, उसको उनसे अलग करने की क्रिया को सांद्रण कहा जाता है। अब यानी इसके तरीके क्या क्या हैं, अयस्क के सांद्रण के तरीके क्या क्या है। नंबर 1 गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। तो पहला विधि क्या है स्टूडेंट, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, ठीक है। तो इस विधि में क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं। देखो फिगर के माध्यम से समझेंगे, लेकिन पहले हम परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद फिगर समझते हैं। स्टूडेंट ये जो हमारा पहला तरीका है इसमें कोई फिगर नहीं है, अगला जो प्रोसेस है उसमें हमारा सब फिगर है। तो उन सब चीज़ में हम जानेंगे फिगर के माध्यम से। पहले इस विधि को समझ लेते हैं। देखो इस विधि में क्या किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी की तेज धारा में धोया जाता है। तो अयस्क के भारी कण बर्तन के पेदी में बैठ जाते हैं, जबकि अशुद्धियों के हल्के कण बह जाते हैं। इस विधि से टिन लेड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। ये मतलब सिंपल विधि है, इसमें कोई भी स्टूडेंट दिक्कत नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, अयस्क का छोटा छोटा टुकड़ा बना लिया जाता है और उसके बाद पानी की तेज़ धारा गिराई जाती है। उस तेज़ धारा में क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है। पानी की तेज़ धारा उस पर गिरा करके धोया जाता है। तो अयस्क के जो भारी कण होते हैं वो बर्तन की पेदी में बैठ जाते हैं, और जबकि जो उस पर अशुद्धियाँ, मैल, बालू के कण, रेत के कण, मिट्टी के कण जो चिपके होते हैं वो क्या होते हैं, वो बह जाते हैं इस विधि से। अब इस विधि से केवल टिन और लेड अयस्क को ही शुद्ध किया जा सकता है, सांद्रण किया जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से अयस्क का सांद्रण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला विधि है स्टूडेंट विद्युत चुम्बकीय पृथक्करण विधि। ये दूसरी विधि है आपका। तो देखो इस विधि में क्या होता है। इस विधि में अयस्क को बारीक बारीक पीस कर एक घूमते हुए पट्टे या विद्युत चुम्बक के बीच धीरे धीरे गिराते हैं, जो चुम्बकीय अशुद्धियाँ चुम्बक के निकट एकत्रित हो जाती हैं तथा शुद्ध अयस्क के कण पट्टे से गिरकर थोड़ा आगे ढेर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। देखो यहाँ पर आप इतना परिभाषा समझ लेना, ठीक है। हम परिभाषा को तो पढ़कर आपको बता दिए हैं, लेकिन जब आप इसका फिगर समझोगे तब आप समझ में आएगा पूरा बात। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना। इस फिगर को नीचे आप लोग बना लेना, ठीक है। मैं नहीं बनाया हूँ, लेकिन आप लोग बना लेना नीचे, क्योंकि मैं किताब से डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। देखो इसमें क्या होता है, एक मील होता है और इस मील में क्या होता है, एक पट्टा लगा होता है, ठीक। ये अलग मशीन होती है, बाहर ऐसे दोनों पट्टे लगे होते हैं और इस पर पट्टा चढ़ा दिया जाता है। ऊपर एक हापर लगा होता है जिसको डोंगा कहा जाता है। इसमें अयस्क को पीस करके क्या किया जाता है, टुकड़े टुकड़े बना करके इस जो है हापर में यानी इस डोंगा में छोड़ दिया जाता है। अब ये क्या करते हैं, इस पट्टे के माध्यम से जाती हैं और इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियों के जो कण होते हैं ये छटक कर दूर चले जाते हैं, और जो शुद्ध कण होते हैं, अयस्क के जो शुद्ध कण होते हैं वो क्या होते हैं, ये बेल्ट से यानी मैग्नेट रोलर के पास क्या होते हैं, यहाँ पर जा कर के ढेर के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार से आप लोग को इसका फिगर बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बना लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग। अब उसके बाद तो यहाँ पर ये लिख लेना, उसके बाद फिगर बना लेना। अब उसके बाद स्टूडेंट जो है अगली विधि जो है झाग पलावन या फेन पलावन विधि। अगला विधि हमारा है, देखो दूसरा है झाग पलावन विधि या फेन पलावन विधि। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसको बता दिया है। अगर आप यहाँ से नोट करना चाहते हैं तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख लेना। खैर ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब स्टूडेंट अगला टॉपिक है हमारा निस्तापन, भर्जन, प्रगलन। ये तीनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लगातार पूछे जाते हैं। चलो हम लोग पहले निस्तापन के बारे में जान लेते हैं। तो निस्तापन क्या होता है देखना स्टूडेंट। सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके अयस्क में उपस्थित नमी, अशुद्धियाँ, CO2 गैस आदि को अलग करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना मेरी बात को। यानी सांद्रित अयस्क जो होता है, सांद्रण करने के बाद क्या किया जाता है, सांद्रण का मतलब उसमें जो है, देखिए सांद्रण करने के बाद पूरी अशुद्धियाँ एकदम से नहीं हट जाती हैं, बाद में उसको निस्तापन के माध्यम से पूर्ण रूप से शुद्ध किया जाता है। तो सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि वायु वहाँ पर नहीं रहता है, अनुपस्थित रहता है, वायु को बिल्कुल हटा दिया जाता है और उसके गलनांक से, गलनांक का मतलब उसका जितना तापमान होता है हल्का हल्का गर्म करके, उसके गलनांक से कम ताप पर यानी हल्का गर्म करके अयस्क में उपस्थित नमी, नमी मतलब जो उसमें जो है हल्की फुल्की भीगी होती हैं, नमी, अशुद्धियाँ, CO2 गैस, ये सब जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको अलग करने की, हटाने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं।
जैसे यहाँ पर Fe2O3 इंटू XH2, अब ये इस पर मान लिया जाए अशुद्धियों के रूप में ये पूरा इस पर चिपका हुआ है, तो इसको जब गर्म किया गया तो Fe2O3 इंटू XH2 यानी जल की मात्रा, नमी इसमें से खत्म हो गया, नमी इसमें से क्या हो गया, खत्म हो गया, अशुद्धियाँ अलग हो गई, ठीक। और यहाँ पर शुद्ध जो है अयस्क धातु के रूप में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल को भी देख लेना। उसके बाद स्टूडेंट अगला हेडिंग हम लोग का है भर्जन। देखो भर्जन क्या होता है, तो भर्जन का मतलब होता है कि भर्जन का मतलब होता है भूजना, ठीक है, भूज करके भी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो देखो समझना आप लोग, सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से नीचे वायु की नियंत्रित मात्रा में एक परावर्तनी भट्ठी में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे जिंक सल्फाइड 3O2 है ना स्टूडेंट, इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो इसमें से जो ऑक्साइड होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, अलग हो जाती हैं। इसी प्रकार इसको भी देख लेना आप सभी लोग। उसके बाद स्टूडेंट अगला टॉपिक हमारा है परगलन। परगलन का मतलब होता है गलाना, ठीक। तो देखो अयस्क में उपस्थित उचित गालक और कोक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर गलाने या पिघलाने की क्रिया को परगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्ठी में होता है। तो ध्यान रखना आप सभी लोग स्टूडेंट, ठीक। अयस्क को क्या किया जाता है, उसमें उचित गालक मिला करके, गालक या कोक माने कोयला मिला करके मिश्रण को अधिक ताप पर जो है गलाना यानी पिघलाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परगलन कहते हैं। यह क्रिया वात्या भट्ठी में संपन्न होता है। परगलन की जो क्रिया होती है वात्या भट्ठी में संपन्न होती है। तो स्टूडेंट हमने आप सभी को पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। चैप्टर का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है कि जो मैंने छोड़ा है, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है। हाँ, यहाँ पर ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था स्टूडेंट, गालक, तो यहाँ पर गालक कई प्रकार के होते हैं, इसको मैंने आप सभी को नहीं बताया था। तो यहाँ पर आप लोग, हाँ, गालक का प्रकार देखो, मैं आपको नोट्स दे देता हूँ, यहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैंने गालक के प्रकार आपको नहीं पढ़ाया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं तो नोट कर लेना आप लोग, इसको भी लिख लेना, क्या पता कभी भी पूछ भी सकता है। तो आज की वीडियो यहीं तक स्टूडेंट, वीडियो 1 घंटे से ऊपर हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो से ज़रा से भी आपको हेल्प मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना स्टूडेंट, और अपने सभी भाइयों में, अपने सभी फ्रेंड में सबको बता करके उनके पास भी वीडियो भेजिए स्टूडेंट, और उनको भी बताइए कि देखो स्टूडेंट इस चैनल पर अच्छा खासा पूरा नोट्स के साथ हर एक चीज़, हर एक टॉपिक बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वो भी अच्छे से पढ़ाई करें। तो चलिए स्टूडेंट, फिर मिलते हैं। अगला अध्याय हमारा रहेगा कार्बन एवं यौगिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।